नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र चौहान और ट्रू हिस्ट्री प्रोजेक्ट की हमारे अमर क्रांतिकारी सीरीज में आप देख रहे हैं नासिक में जन्मे अमर क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के संघर्ष की वीर गाथा का दूसरा भाग। 22 साल की उम्र में सावरकर पूना के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ रहे थे और अपने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का नेतृत्व भी कर रहे थे। बंबई आने पर विनायक को पता चला कि लंदन से छपने वाले अखबार द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के दिसंबर 1905 के अंक में स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा ने प्रतिभाशाली देशभक्त भारतीय छात्रों के लिए कुछ छात्रवृत्तियों की घोषणा की है। 2-2 हजार रुपए की 3 छात्रवृत्तियां राणा प्रताप, शिवाजी और अकबर के नाम पर थी और इन्हें पाने वाले छात्रों को एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने होते थे कि छात्रवृत्ति पाने के बाद वो ब्रिटेन या भारत में सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। विनायक ने अपने आवेदन के साथ श्यामजी वर्मा को लिखा, आदरणीय, बाल्यकाल से युवावस्था तक अपने देश की खोई हुई आज़ादी और उसको पुनः पाने की संभावना एकमात्र विचार है जिसे मैं रातों को सपने में और सुबह विचारों में देखता हूँ। श्यामजी वर्मा को 153 आवेदन प्राप्त हुए थे, पर विनायक के आवेदन के साथ बाल गंगाधर तिलक, दैनिक काल के संपादक परांजपे और फर्गुसन कॉलेज के प्रिंसिपल के पत्र भी थे। मई 1906 में विनायक को सूचना मिली कि लंदन में पढ़ाई के लिए उनका आवेदन शिवाजी छात्रवृत्ति के लिए स्वीकार हो गया है। 20 मई 1906 को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए और खुद तिलक के हाथों से 2000 रुपए की पहली किश्त के 400 रुपए प्राप्त किए। 20 दिन बाद 9 जून 1906 को अपने 1.5 साल के बेटे प्रभाकर सहित परिवार से विदा लेकर विनायक दामोदर सावरकर SS पर्शिया नाम के जहाज से लंदन के लिए रवाना हो गए। उनके भाई और भाभी उन्हें विदा करने बंबई पोर्ट तक साथ आए थे। लंदन जाते हुए जहाज में सावरकर की भेंट अमृतसर के हरनाम सिंह से हुई, जिन्हें नाभा के महाराजा सर हीरा सिंह गुसल की ओर से कृषि विज्ञान पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिली थी। जहाज पर ही सावरकर ने मैजिनी की अंग्रेजी जीवनी यात्रियों को बांटी और वो 3 जुलाई 1906 को लंदन पहुंचे। वहां वे श्यामजी के इंडिया हाउस में रहने लगे। उनकी सलाह पर हरनाम सिंह भी, जो उनके दोस्त बन गए थे, इंडिया हाउस में ही रहने लगे। हाई गेट नॉर्थ लंदन में 65 क्रोमवेल एवेन्यू पर इंडिया हाउस में लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, टेनिस कोर्ट, जिम सहित वे सब सुविधाएं थी जिनकी एक स्कॉलर उम्मीद कर सकता था। यह छात्रावास यूरोप में भारत के क्रांतिकारियों का गढ़ था और यहाँ सावरकर की भेंट श्यामजी वर्मा, लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, VVS अय्यर, MP तिरुमलाचार्य, TSS राजन, JC मुखर्जी, मदन लाल ढींगरा, ज्ञानचंद्र वर्मा, सरदार सिंह राणा और मैडम भीखाजी कामा जैसे वर्तमान और भविष्य के क्रांतिकारियों से हुई। लंदन पहुंचने के 2 सप्ताह के भीतर 15 जुलाई 1906 को सावरकर ने ब्रिटिश कैबिनेट के भारत सचिव को पत्र लिखकर हाउस ऑफ कॉमन्स में होने वाले बजट भाषण को सुनने के लिए पास दिलवाने का अनुरोध किया और 20 जुलाई 1906 को उन्होंने दर्शक दीर्घा से ब्रिटिश संसद की कार्रवाई को देखा। 26 जुलाई को सावरकर ने वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन की प्रसिद्ध ग्रेज इन संस्था में दाखिला ले लिया। श्यामजी वर्मा के इंडिया हाउस की लाइब्रेरी में सावरकर ने सबसे पहले इटली के क्रांतिकारी मैजिनी की 6 खंडों वाली जीवनी पढ़ी और उसके आधार पर 2.5 महीनों में मैजिनी पर मराठी में 300 पेज की जीवनी लिख डाली। उन्होंने इस पुस्तक की पांडुलिपि को नासिक में अपने बड़े भाई बाबा राव के पास भेजा और अगले 6 महीने में
बाबा राव ने इस पुस्तक की 2000 प्रतियां प्रकाशित कराई। 1907 में सरकार ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया, जो 1946 तक जारी रहा। सावरकर ने गुरुमुखी लिपि भी सीखी और सिख इतिहास से उद्धरण लेकर खालसा नाम से पंफलेट निकाले। नजर में आते ही ब्रिटिश सरकार ने इस पंफलेट पर रोक लगा दी। इंडिया हाउस लाइब्रेरी में ही सावरकर ने 1857 की लड़ाई पर ब्रिटेन की ऑफिशियल मिलिट्री हिस्ट्री की किताब पढ़ी, काय एंड मेलेसन की द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। सावरकर ने पाया कि विश्व इतिहास का हिस्सा बन चुके इस ग्रंथ में 1857 की लड़ाई का सारा इतिहास ब्रिटेन के दृष्टिकोण से लिखा गया था। इसमें भारतीय सैनिकों और आम जनता पर अत्याचार करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों और जनरलों को नायक और भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले मंगल पांडे, रानी झांसी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर जैसे हिंदुस्तानियों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस अन्याय से लड़ने के लिए सावरकर ने 1857 का इतिहास भारतीय दृष्टिकोण से लिखने की ठानी। उन्होंने इंडिया हाउस के मैनेजर मुखर्जी की सहायता से ब्रिटेन के भारत मंत्री के कार्यालय इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी का रीडर पास बनवाया और वहां उपलब्ध मौलिक स्रोतों का अध्ययन कर एक प्रसिद्ध किताब लिखी, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। जब सावरकर यह किताब लिख ही रहे थे तो एक दिन उनकी हस्तलिखित पांडुलिपि के कुछ पन्ने ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ लग गए। उन्हें पढ़कर अधिकारी समझ गए कि 1857 की लड़ाई को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। पुस्तक के छपने से पहले ही उस पर रोक लगा दी गई। सावरकर ने किसी तरह छुपकर पुस्तक की पांडुलिपि बाबा राव के पास भिजवाई, पर भारत में कोई भी इस किताब को छापने की हिम्मत नहीं कर पाया। सावरकर ने फ्रांस और जर्मनी में भी इसे छपवाने की कोशिश की, पर ब्रिटिश राज सत्ता के आगे कोई खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। आखिरकार हॉलैंड में एक प्रकाशक ने चोरी छिपे इस पुस्तक को छापा। 23 जुलाई 1909 को इस किताब को प्रकाशित होने से पहले ही बैन कर दिया गया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन सावरकर इस पुस्तक को भारत भेजने के लिए कृतसंकल्प थे। अभिनव भारत के क्रांतिकारी नकली नाम वाली जिल्दों में इस किताब को रखते, सामान के बक्सों के नीचे एक नकली तल लगवाते और इस तरह इस किताब को भारत लाते। पेरिस में मैडम कामा ने इस किताब का दूसरा संस्करण छपवाया। लाला हरदयाल ने अमेरिका में इसे छपवाया और बाद में सरदार भगत सिंह ने 1925 के आसपास इस किताब का चौथा संस्करण छपवाया। 1942 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में इसे छपवाया और इसका एक तमिल संस्करण भी वहां पर छापा गया। ये किताब क्रांतिकारियों की प्रेरणा बन गई और इसने भारत के घर घर में मंगल पांडे, रानी झांसी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर जैसे नामों को अमर कर दिया। 1907 में जब सावरकर अपनी 1857 की क्रांति की किताब लिख रहे थे तो ब्रिटेन में धूमधाम से इस लड़ाई में ब्रिटेन की भारत पर क्रूर सैनिक विजय की स्वर्ण जयंती मनाने की तैयारियां चल रही थी, क्योंकि 10 मई 1907 को इस लड़ाई के 50 साल पूरे हो रहे थे। अखबारों और भाषणों में ब्रिटिश जनरल्स और सैनिकों की क्रूरता को भी वीरता कहा गया, जबकि भारतीय सैनिकों को गंवार, क्रूर, हत्यारे और आतताई के रूप में दिखाया गया। इसका प्रतिकार करने के लिए इंडिया हाउस में एक देशभक्ति का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें वक्ताओं ने भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा। सावरकर ने अपील की कि 1857 की लड़ाई को गदर या सैनिक विद्रोह न कहकर पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए। 1857 के सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा, क्रांतिकारी, हाँ
वह एक क्रांतिकारी युद्ध था। नहीं, क्रांतिकारी युद्ध कोई विराम नहीं जानता। स्वतंत्रता अथवा मृत्यु में एक ही। ओ हुतात्माओं, आपके रक्त का प्रतिशोध लिया जाएगा। 1857 का युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक क्रांति गुलामी को धूल में न मिला दे। कार्यक्रम में पहुंचने वालों को सावरकर द्वारा डिजाइन किए हुए बैज या बिल्ले पहनाए गए। अगले दिन जब कुछ छात्र इन बिल्लों को छाती पर सजाकर कॉलेज में पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई। हरनाम सिंह को माफी न मांगने पर कॉलेज से निकाल दिया गया। 1857 की वर्षगांठ भारतीय दृष्टिकोण से मनाने के बाद इंडिया हाउस पर ब्रिटिश खुफिया पुलिस निगरानी रखने लगी। जून 1907 में श्यामजी वर्मा की अध्यक्षता में भारत में जारी सरकारी दमन के विरोध में इंडिया हाउस की एक बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया। इसके जवाब में अगले ही महीने सरकार ने श्यामजी वर्मा के अखबार को भारत में लाने पर रोक लगा दी। श्यामजी को महसूस हो गया कि अब वो इंग्लैंड में रहकर काम नहीं कर पाएंगे। वो इंडिया हाउस का राजनीतिक काम सावरकर को सौंपकर पेरिस चले गए और जल्दी ही अखबार का पता बदलकर 10 एवेन्यू इनग्रेस पेसी पेरिस कर दिया गया। अगस्त 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 900 से ज़्यादा प्रतिनिधियों के सामने मैडम भीखाजी कामा ने 21 अगस्त 1907 को भारत का तिरंगा फहराया। बीच की पट्टी पर वंदे मातरम लिखे इस झंडे को डिजाइन करने वालों में सावरकर और बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो भी थे। 1857 की 51वीं बरसी पर 10 मई 1908 से सावरकर ने ओ हुतात्माओं नाम से एक प्रचार पुस्तिका बांटनी शुरू की, जिसे जल्दी ही ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया। भारत में सशस्त्र संघर्ष के लिए हथियारों की जरूरत थी। किसी भी हथियार के लिए लाइसेंस जरूरी था। इसी समय बंगाल से हेमचंद्र कानूनगो और मिर्जा अब्बास रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने का विज्ञान और कला सीखने के लिए फ्रांस पहुंचे। सावरकर ने अभिनव भारत से जुड़े पांडुरंग महादेव बापट या सेनापति बापट को भी ये बम मैनुअल प्राप्त करने के लिए हेमचंद्र कानूनगो के साथ भेजा। बम बनाने की प्रक्रिया सीखने के बाद जहां हेमचंद्र कानूनगो ने कलकत्ता पहुंचकर मानिकतला क्षेत्र में एक गुप्त बम फैक्ट्री लगाई और बम बनाने लगे, वहीं सेनापति बापट 26 मार्च 1908 को भारत पहुंचे और उन्होंने अभिनव भारत के सहयोगियों की सहायता से इस बम मैनुअल की हजारों साइक्लो स्टाइल प्रतियां गुप्त ठिकानों पर भिजवाई। भारत में क्रांतिकारियों के लिए हथियार पहुंचाने की मुहिम के अंतर्गत इंडिया हाउस के रसोइये चतुर्भुज अमीन 20 ब्राउनिंग पिस्तौल और हजारों कारतूस छिपाकर 6 मार्च 1909 को बंबई पहुंचे और यहाँ यह गुप्त पार्सल अभिनव भारत के क्रांतिकारियों को देकर मार्च के अंत में वापस लंदन पहुंच गए। इसी समय सावरकर को पता चला कि उनका 4 बरस का इकलौता बेटा चेचक की बीमारी से चल बसा है। इस बीच लंदन के इंडिया हाउस के क्रांतिकारियों और लंदन की खुफिया पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल भी चल रहा था। स्कॉटलैंड यार्ड कई भारतीयों को छात्र के रूप में इंडिया हाउस भेजती और उनसे जानकारी प्राप्त करती। एक भारतीय सजनी रंजन बैनर्जी तो कई साल वहां रहा और पुलिस को क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में लगातार सूचनाएं देता रहा। एक अन्य जासूस कीर्तिकर को वीवीएस अय्यर ने रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर सावरकर ने कीर्तिकर को पुलिस को गलत सूचना देने के काम में लगा दिया। सावरकर ने ही एमपी तिरुमलाचार्य और भास्कर खरे को भी पुलिस को गुमराह करने के काम में लगाया। उधर नासिक में 28 फरवरी 1909 को बाबा राव को लंदन से लाई गई पिस्तौलों के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया। वो पहले भी अंग्रेज विरोधी भाषणों के आरोप में जेल जा चुके थे। पुलिस ने 2 मार्च को उनके घर पर छापा मारकर फ्रांस से लाया गया
बम मैनुअल और क्रांतिकारी साहित्य बरामद कर लिया। 9 जून को बाबा राव यानी गणेश दामोदर सावरकर को राजद्रोह के आरोप में अंडमान में उम्र कैद और उनकी सारी संपत्ति जब्त किए जाने की सजा सुनाई गई। उनके 2 बच्चे हुए थे, पर दोनों छुटपन में ही चल बसे थे। मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस से हर महीने 30 रुपए बाबा राव की पत्नी के खर्च के लिए भेजना शुरू किया। अंडमान भेजने से पहले बाबा राव को अपमानित करने के लिए बेड़ियां पहनाकर नासिक की सड़कों पर घुमाया गया। 1 महीना नासिक जेल में रखने के बाद उन्हें कैदी नंबर 4193 के रूप में पूना की येरवाड़ा जेल भेजा गया, जहां उन्हें एक तरह से अंडमान की जेल की तैयारी में भयंकर यातनाएं दी गई। उनके सबसे छोटे भाई नारायण राव ने बंबई हाई कोर्ट में अपील की, पर 21 नवंबर 1909 को हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी और बाबा राव को कलकत्ता की अलीपुर जेल ले जाकर वहां से SS मौर्या नाम के जहाज से अंडमान की दुर्दांत सेलुलर जेल भेज दिया गया। इस घटना की गूंज लंदन में भी सुनाई दी। 22 जून 1909 को ग्रेज इन ने विनायक सावरकर को सूचित किया कि उनकी बैरिस्टर की डिग्री रोक ली गई है। पूरे एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश खुफिया तंत्र की आंख कहे जाने वाले ब्रिटिश कैबिनेट के भारत मामलों के मंत्री के ADC विलियम हट कर्जन वाइली पिछले कई महीनों से लंदन के भारतीय क्रांतिकारियों के निशाने पर थे। पंजाब से लंदन पहुंचे मदनलाल ढींगरा सावरकर के सबसे विश्वसनीय पर गुप्त साथियों में थे और महीनों से कर्जन वाइली से बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। 29 जून को बिपिन चंद्र पॉल के घर पर सावरकर ढींगरा से मिले और दोनों ने कर्जन वाइली की होने वाली हत्या और उसके बाद दिए जाने वाले बयान पर चर्चा की। 1 जुलाई 1909 को लंदन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में रात 11 बजे ढींगरा ने एक पार्टी में कर्जन वाइली के चेहरे पर 4 गोलियां दागकर उनकी हत्या कर दी। साम्राज्य की राजधानी में इस अचानक हमले से ब्रिटिश सरकार तिलमिला गई। जल्दी ही इंडिया हाउस को बंद कर दिया गया। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले ने ढींगरा की आलोचना की। बनारस के राजा लेफ्टिनेंट कर्नल महाराजा श्री सर प्रभु नारायण सिंह बहादुर ने अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति में डूबकर अपने शोक संदेश में लिखा, हमारी संपदा, हमारी खुशी, हमारा स्थायित्व, यहाँ तक कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारा अस्तित्व इंग्लैंड पर निर्भर है और कैसा ही संताप का दिन होगा जब वो हमारे देश को छोड़ने का निर्णय लेगा। 5 जुलाई 1909 के दिन लंदन के कैक्सटन हॉल में आगा खान की अध्यक्षता में सभा हुई, जिसमें ढींगरा के काम की सर्वसम्मति से भर्त्सना करने का प्रस्ताव रखा गया। जैसे ही प्रस्ताव रखा गया, पीछे से एक युवा ने चिल्लाकर कहा, सर्वसम्मति से नहीं। ये सावरकर थे। सभा में अफरा तफरी मच गई। एक अंग्रेज एडवर्ड पार्कर अचानक सावरकर पर लपका और उनके चेहरे पर एक मुक्का मारा। उनका चश्मा टूट गया और नाक से खून बहने लगा। सावरकर के साथी उन्हें बाहर ले आए। उसी शाम सावरकर ने लंदन के अखबार द टाइम्स को घटना के विरोध में एक लंबा पत्र लिखा, जो अगले अंक में छपा भी। सावरकर ने ज्ञानचंद्र वर्मा और फिर प्रसिद्ध ब्रिटिश पब्लिशर डेविड गार्नेट को ढींगरा के आखिरी स्टेटमेंट को किसी भी तरह अखबार में छपवाने के लिए कहा। लेकिन अब सावरकर का लंदन में रहना मुश्किल हो रहा था। पुलिस के जासूस हर जगह उनका पीछा करते। वो कुछ दिन बिपिन चंद्र पाल के घर रहे, फिर उन्हें हर 1-2 दिन में अपने रहने की जगह बदलनी पड़ती। इसी बीच 24 अक्टूबर 1909 को विजयदशमी के दिन भारतीय समुदाय की एक सभा में दक्षिण अफ्रीका से आए मोहनदास गांधी ने अपने भाषण में श्री रामचंद्र के त्याग और मर्यादा से सीख लेने को कहा।
इसी सभा में सावरकर ने अपने भाषण में श्री राम के अन्याय से लड़ने और रावण रूपी बुराई के वध से सीख लेने को कहा। साफ था कि दो विचारधाराएं भारत में पनप रही थी और दोनों के नेता श्री राम को अपना प्रेरणा स्रोत बता रहे थे।